नमस्कार, आप देख रहे हैं बजिंग न्यूज। मैं हूं साक्षी बत्रा। सबसे पहले नजर डालते हैं मार्केट्स पर किस तरीके का बिहेवियर देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 इस वक्त 8551 के लेवल्स पर यानी कि नीचे स्तरों से आज काफी रिकवरी देखने को मिल रही है। करीब करीब 50 अंकों की रिकवरी निफ्टी पर देखने को मिल रही है और सबसे ज्यादा जो लीडिंग फैक्टर है वो है पीएसयू बैंक्स में। निफ्टी बैंक ने 19,000 का भी लेवल हिट किया और कहीं ना कहीं जो पीएसयू बैंकिंग स्पेस में रिकैपिटलाइजेशन फंड का अनाउंसमेंट आज सरकार कर सकती है। हो सकता है पहले चरण में 12,000 से 15,000 करोड़ डालने का फैसला कर सकती है सरकार और इसी के बाद पीएसयू बैंकिंग स्पेस में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। आप देखिए बाकी सभी इंडाइसेस में थोड़ा फ्लैटिश टू नेगेटिव कारोबार है, लेकिन निफ्टी बैंक ही एक ऐसा इंडाइस है जहां पर 125 पॉइंट्स तक की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। साथ ही आप मिड कैप इंडेक्स में देखिए, यहाँ पर भी करीब करीब आधे फीसदी की इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स अभी लाल निशान में कामकाज कर रहा है, फ्लैटिश टू नेगेटिव टोन के साथ यहाँ पर कामकाज हो रहा है। देख लेते हैं इस वक्त टॉप लीडिंग गेनर्स कौन से हैं निफ्टी के। टाटा स्टील, आइडिया, भारती एयरटेल और एचडीएफसी जैसे शेयर्स में आज अच्छे रुझान देखने को मिल रहा है जो कि बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। 2 से 3% तक की उछाल यहां पर देखने को मिल रही है। साथ ही टाटा मोटर्स के शेयर को अगर आप देखेंगे 2.25% तक का उछाल यहां पर भी देखने को मिल रहा है। कुछ और शेयर्स आपकी स्क्रीन पर अदानी पोर्ट, एचयूएल जैसे शेयर्स में भी अच्छी तेजी। अदानी पोर्ट और साथ ही एचडीएफसी बैंक में भी आज अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर अगर आप निफ्टी लूजर्स को देखेंगे तो सबसे ज्यादा गिरावट आज आईटी स्पेस में देखने को मिल रही है। इन्फोसिस और टीसीएस जो है ड्रैग करते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर निफ्टी को, और साथ ही आईटी इंडेक्स में 5% तक की वीकनेस देखने को मिल रही है। लेकिन सीधा चलते हैं इस वक्त अंचल के पास और जान लेते हैं ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं और शेयर्स हैं जहां पर इस वक्त बजिंग एक्शन देखने को मिल रहा है। बताइए अंचल। शुक्रिया साक्षी। स्पाइस मोबिलिटी से शुरू करेंगे। देखिए कंपनी ने अनाउंस किया सनस्टोन लर्निंग में कंपनी अपनी हिस्सेदारी 38.54% से बढ़ाकर 41.61% की। इस खबर के आने के बाद से ही स्पाइस मोबिलिटी की शेयर में एक अच्छा रुझान देखने को मिला। टाइटन आज जोरदार तेजी देखी जा रही है, अच्छी खरीदारी शेयर में हो रही है विद वॉल्यूम्स। खबर भी पॉजिटिव है। कैरेटलैंड ट्रेडिंग कंपनी में कंपनी 62% हिस्सा खरीदेगी, ऐसा कंपनी ने अनाउंस किया और जो हिस्सा खरीद की जाएगी ये की जाएगी 357 करोड़ में। तो इस खबर के बाद से आज सुबह से ही शेयर में विद वॉल्यूम एक अच्छी खरीदारी देखी जा रही है। डीसीबी बैंक ये कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड रहा, नतीजों के बाद शेयर पे ज़्यादा बिकवाली बढ़ती हुई दिखी। Q1 में कंपनी का मुनाफा जरूर बढ़ा लेकिन बहुत फ्लैटिश नोट पे रहा, 46.8 करोड़ से बढ़ के महज 47 करोड़ रहा। लेकिन जो नेट एनपीएस थे वो 0.75% से बढ़ के 0.87% रहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एसेट क्वालिटी थोड़ी और डिटोरिएट हुई, उसके बाद से ही शेयर में आज अभी बिकवाली देखी जा रही है। नवभारत वेंचर्स आज इसके लिए भी एक अच्छी तेजी का दिन था। 22 जुलाई को कंपनी की बोर्ड बैठक है और बोर्ड बैठक में बोनस शेयर जारी करने पर फैसला लिया जाएगा। उससे पहले उसके रनअप में शेयर में एक अच्छी खरीदारी देखी जा रही है, अभी भी करीब 5% ऊपर कामकाज कर रहा है। रामा स्टील ट्यूब्स, इसमें भी एक अच्छी खबर है। बोर्ड ने प्रॉपर्टी बेचने को और कर्ज चुकाने को मंजूरी दी। बेसिकली कंपनी ने बोर्ड से मंजूरी मांगी थी अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए ग्रेटर नोएडा में, और प्रॉपर्टी बेचकर अपना कर्ज चुकाने की योजना है कंपनी की। उस योजना को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है और उसके बाद से ही शेयर में एक तेज उछाल देखने को मिला। करीब 8% की तेजी अभी भी शेयर में बनी हुई है। जीटीसी इंडिया यहाँ पे दबाव बनता हुआ दिखा। बेसिकली खबर है आईटी विभाग ने कंपनी की विलय पालने में जो प्रॉपर्टी है उसे जब्त किया है। इस खबर के आने के बाद से शेयर में भारी बिकवाली देखने को मिली और शेयर अभी 5% की निचले सर्किट पर कामकाज कर रहा है। साथ ही आईटी शेयरों में आज एक भारी गिरावट देखने को मिली, जैसा कि आप भी बता रही थी। इन्फोसिस के नतीजे आए डिसअपॉइंटिंग नंबर्स के बाद सभी शेयर आप देखिए, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एनआईटी टेक, साइंट, विप्रो, सभी शेयरों में एक तरफा चाल दिख रही है। सभी शेयर गिर कर कामकाज कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा बिकवाली इन्फोसिस के शेयर में है। वहीं दूसरी ओर आज प्लाईवुड कंपनियों के लिए एक अच्छा दिन रहा। प्लाईवुड कंपनी को राहत मिली है। बेसिकली फाइबर प्लाईवुड पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है सरकार की तरफ से। 64.35 क्यूबिक मीटर डॉलर प्रति मीटर के हिसाब से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। इसके बाद से आर्किड प्लाई, सेंचुरी प्लाई, ग्रीन प्लाई लैमिनेट्स, ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज और यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज सभी में एक अच्छी खरीदारी देखी जा रही है। और लास्टली फार्मा शेयरों की आज ओवरऑल चाल जो थी वो सुधर गई, वापस से तेजी बनती हुई दिखी फार्मा शेयरों पे। विमता लैब्स, फोर्टिस हेल्थ केयर, आरपीजी लाइफ साइंस, मंगलम ड्रग्स, आरती ड्रग्स जैसे शेयर थे जो टॉप गेनर्स रहे फार्मा सेक्टर में। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंचल इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। और खासतौर पर देख लेते हैं कि वायदा बाजार से किस तरीके के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। रजत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, निचले स्तरों से बाजार में रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है, इंडिकेशंस क्या कुछ हैं एफएनओ मार्केट से? तो बिल्कुल एक रिवर्सल लिंक। इनफैक्ट सुबह से देख रहे थे कि जो आईटी सेक्टर पर दबाव था वो बाजार पे प्रेशर बनाया हुआ था। कोई भी स्टॉक आज आईटी सेक्टर का है तो वो लाल निशान में, लेकिन बाजार निचले स्तरों से रिकवर कर गया। लगभग 42 पॉइंट्स की रिकवरी तो ऑलरेडी निफ्टी पे आ चुकी है। इंपॉर्टेंट हर्डल बन गया। 8600 की कॉल्स राइट हुई हैं। आज लगभग 9.5 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़ते हुए नजर आए। तो ऊपरी स्तरों पर ट्रेडर्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और ऊपर से कॉल राइटिंग आज साफ तौर पे विजिबल है। प्रीमियम श्रिंक हुए आज, लेकिन
आज बाजार उछला इसलिए क्योंकि 84-80 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल माना जा रहा था मार्केट के लिए, और 8500 तक पहुंचते पहुंचते वहीं से एक बाजार पर रिवर्सल बनता हुआ नजर आया। यूरोपियन मार्केट भी उतने ज्यादा उम्मीद थी टूटने की, उतना ज्यादा टूटे नहीं, तो कह सकते हैं कि रेंज बाउंड सेशन अब आने वाले समय के लिए आप एक्सपेक्ट करें। लेकिन काउंटर स्पेसिफिक मूव्स देखिए आज कितने जबरदस्त मिले हैं, और टाटा ग्रुप के जो सब के स्टॉक्स हैं वहां पर सबसे ज्यादा एडिशन है आज। टाटा स्टील और टाटा मोटर्स दोनों ही निफ्टी पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अच्छी तेजी दोनों स्टॉक पे बनती हुई नजर आई। टाइटन एक और स्टॉक जहां पर आज ट्रेडर्स ने पोजीशन बनाई है तेजी की। इसके अलावा ऑटो पैक एक्टिव है जिसमें M&M शामिल है, और पिछले कुछ आधे घंटे में HDFC और HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स पे खरीदारी बन रही है जो निफ्टी पे आज कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। लेकिन जो गिरावट है वो आज इन्फोसिस में है, 50% ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा का एडिशन, यानी कि 50 लाख सौदे नए खड़े हुए, और नेगेटिव साइड पे रिजल्ट्स के बाद ह्यूज इंपैक्ट। इसके अलावा TCS और टेक महिंद्रा ये सभी स्टॉक्स आज मंदी की चपेट में, और ताजा बिकवाली इन सभी स्टॉक्स पे होती हुई नजर आ रही है। जी शुक्रिया रजत। और IT स्पेस के साथ ही रहते हैं, TCS इन्फोसिस दोनों में ही बिकवाली, भले वो स्पॉट प्राइसेस में हो या फिर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी ट्रेडर्स की यहाँ पर शॉर्टिंग नजर आती हुई नजर आ रही है। दोनों ही के नंबर्स पोस्ट हुए हैं। TCS ने अपने कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे पोस्ट किए, और जहां पर कहीं ना कहीं उम्मीद से बेहतर प्रॉफिट्स क्लॉक इन करते हुए नजर आई कंपनी। लेकिन दूसरी ओर आज इन्फोसिस के जो नतीजे आए हैं वो बेहद डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, सभी फ्रंट्स पर, सभी पैरामीटर्स पर अनुमान से कम यहाँ पर नतीजे पोस्ट करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में कौन सी कंपनी पर आपको बेट करना चाहिए, निवेशकों को क्या सलाह होनी चाहिए, और दोनों ही कंपनी में से कौन सी बेहतर कंपनी है, बताने के लिए हमारे साथ एक महामुकाबला करने के लिए मनीष और सुमित मौजूद है। बताइए सुमित, कौन सी कंपनी बेहतर है? साक्षी, मेरे पास तो एटलीस्ट TCS है, और क्योंकि मनीष देख रहे हैं आप घायल भी हैं तो इनका शेयर भी घायल है। आज इन्फोसिस से चुन के लाए और शायद इसीलिए इनको इन्फोसिस मिला भी। खुद घायल रिटर्न्स जो फिल्म पिछले दिन अच्छा परफॉर्म की, उम्मीद है अभी भी इन्फोसिस कि इनका घायल शेयर जल्दी रिटर्न करेगा, लेकिन प्राइमा फेसी मुनाफे अनुमान से बेहतर रहा TCS के केस में, लेकिन वहीं इन्फोसिस के केस में खराब रहा। शायद और कोई फैक्टर भी नहीं आपको निश्चित रूप से। हाँ, इनफैक्ट ये कहा जाए कि जो भी जितने पॉइंटर्स मेरी तरफ से बताए जाएंगे अधिकांश पॉइंटर्स नेगेटिव ही है इन्फोसिस के। आई ग्रोथ देखिए वो जो जितनी उम्मीद थी उसके मुकाबले कम देखने को मिला, केवल 1.5% का जो है क्वार्टर क्वार्टर आई ग्रोथ देखने को मिला इन्फोसिस में। लेकिन 3% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पर TCS ने क्लॉक की है इस क्वार्टर के अंदर, और वो अच्छी है। और ना केवल बल्कि EBITDA मार्जिन फ्रंट पर भी जो सिचुएशन है वो कमी आई है, उतनी ज्यादा नहीं है, 1% के आसपास की कमी देखने को मिली। ऑन द कॉन्ट्ररी इन्फोसिस ने जी के अनुमान से तो बेहतर आंकड़ा दिया है, लेकिन EBIT मार्जिन देखिए वहां पे जो है कहीं ना कहीं जब जो इन्फोसिस के मुकाबले जो है ज्यादा घटता हुआ दिखा। सबसे बड़ी बात यह है कि वॉल्यूम ग्रोथ देखिए वहां भी जो है बहुत ज्यादा हेल्दी ग्रोथ देखने को नहीं मिला इन्फोसिस में, केवल 2.2% का वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला, हालांकि TCS के वॉल्यूम ग्रोथ बेहतर देखने को मिला। लेकिन मनीष ये भी नहीं भूल सकते कि इन्फोसिस लगातार 4 क्वार्टर्स अच्छी ग्रोथ दिखा रहा था जब TCS नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब TCS की ग्रोथ आई है। एक अच्छी चीज जो इन्फोसिस के साथ है कि 10 करोड़ के जो क्लाइंट हैं उसमें 3 ग्राहक जोड़े हैं बड़े क्लाइंट्स में। हालांकि TCS ने वॉल्यूम पे ज्यादा फोकस किया है, छोटे क्लाइंट्स को ज्यादा टारगेट किया, और इसलिए शायद उनके पास ज्यादा नंबर ऑफ क्लाइंट है, वो ज्यादा एडिशन। इस मामले में कह सकते हैं कि 100 चोट सोनार की एक चोट लोहार की। इन्फोसिस ने जो है एक ही 2 ही क्लाइंट जोड़े पर काफी मोटे क्लाइंट जोड़े हैं, लेकिन दिक्कत एक और बढ़ गई है इन्फोसिस में। हमने देखा था 2-3 साल पहले सुमित के एट्रिशन रेट में बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिला, फिर विशाल सिंह का चीजें थोड़ी संभली, वापस से Q1 में एक दिक्कतें वापस इन्फोसिस में बढ़ी हैं कि एट्रिशन रेट में जो एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली। ये कहीं ना कहीं इन्फोसिस के लिए चिंता की बात हो सकती है जी। लेकिन लास्ट पॉइंट जो होगा वो होगा वैल्यूएशन को लेकर। दो इन्फोसिस के पड़ लड़े में ये चीज ज्यादा भारी है कि इन्फोसिस के जो वैल्यूएशन वो ज़्यादा सस्ते दिखाई पड़ रहे हैं हाल की गिरावट के बाद। TCS थोड़ा सा महंगा वैल्यूएशन फ्रंट पे होता हुआ जरूर दिखाई पड़ रहा है, करीब करीब 19 से 20 के मल्टीपल पे TCS कामकाज कर रहा है, जबकि इन्फोसिस का वैल्यूएशन जो है वो 18 है। तो यहाँ पर मनीष का पड़ना थोड़ा भारी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छी बात यह है कि देखिए करीब पिछले 2015 से देखिए करीब 27% या 27 ब्रोकर्स जो ऐसे थे, 27% ब्रोकर्स ऐसे थे जो पॉजिटिव थे इन्फोसिस में। इतने खराब नतीजे हैं, गाइडेंस घटा है, उसके बावजूद केवल 1%, 86% ब्रोकर अभी भी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि जैसा कि वैल्यूएशन की बात सुमित कर भी रहे हैं, इन्फोसिस हो सकता है कि यहाँ पे वैल्यू बाय के तौर पर आता हुआ दिखे, और कल कुछ रिपोर्ट ऐसे आते हो आ सकते हैं सुबह जिसमें बताया जाए कि इन्फोसिस खरीदिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित और मनीष आप दोनों का ही। सीधा चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जहां पर इन्फोसिस के CEO विशाल सिंह का एड्रेस भी कर रहे हैं, क्योंकि काफी कड़ा मुकाबला रहा है इन दोनों दिग्गजों के बीच, और देख लेते हैं इन्फोसिस की मैनेजमेंट का क्या कहना है। The slowdowns were in across geography. I mean, our main business is in US and Europe, so that's where the slowdowns were. The not slowdowns, but the slow ramp up of the projects that I talked about, and then from a consulting perspective, the discretionary reduction and non-renewal in some areas. This was also in Europe, but this had nothing to do with Brexit or any of these kinds of what is the word? Macroeconomic
secular. The other fancy word is secular. So these had nothing to do with secular macroeconomic forces. This is simply client situation and our execution. In terms of Brexit, it is my personal view on it is that whenever walls get created between businesses and between institutions, this is not a good thing. Generally, from a societal perspective, but from a business point of view, actually, this is an opportunity for us. This is the more that systems become isolated and separate, the more there is need for integration, there is need for interoperability, there is need for transparency, analytics, governance, regulatory work, etc. So long term, over time, assuming that Brexit happens, this is going to be a good thing for us. In the near term, there is a lot of anxiety around it. People are trying to figure out what it means and so forth. And so there is some uncertainty. But so far, there is no impact in business because of Brexit, and it hasn't. Maybe Mohit, you can answer that part of the question. Sure. So as of now, look, I think the key thing is Brexit came as a shock for most of our clients as well. So they're in the process of preparing, their plans depending on the approach the UK government takes for it. As of now, with maybe one exception, we have not really seen a negative impact to our business because of Brexit. And in the long term, as Vishal mentioned, it's anybody's guess, right? I mean, we could see potential upsides because of the restructuring of businesses, because of the regulatory mandates. Equally, we could see negative surprises because of, volatility and delays in decision making. But as of now, this externality has not really impacted our business. Yeah, just to add, I think in the near term, of course, we did see the currency volatility. And Q1, of course, we effectively hedged, and the impact on profitability. In fact, we had some gains on hedges as well. But I think we do expect certain near-term volatility to continue, not just in rupee, but also in the cross currency. And we are monitoring and taking appropriate hedging positions. विशाल, हाय, दिस इज सजीत हियर फ्रॉम ब्लूमबर्ग। जी बिल्कुल, तो आपने सुना इन्फोसिस के मैनेजमेंट को, जहां एक तरफ विशाल सिक्का का मानना है कि ब्रेक्सिट का इमीडिएट तौर पे अगर इम्पैक्ट देखा जाए तो नहीं देखा गया है। हालांकि कुछ समय के लिए अनसर्टेनिटी जरूर रहेगी, लेकिन अगर लंबी अवधि के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन्फोसिस के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, रेगुलेटरी हर्डल्स कम होंगी, और वो कहीं ना कहीं इन्फोसिस के लिए एक बेटर चीज होते हुए नजर आएगी। लेकिन फिलहाल आप इन्फोसिस के शेयर को देखें तो अभी भी 8.5% तक की वीकनेस शेयर पर देखने को मिल रही है। हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई है, लेकिन अभी भी दिन के निचले स्तरों पर ही इन्फोसिस कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। कुछ और अर्निंग्स की बातचीत कर लेते हैं। आज भारी आईटी कंपनीज के तो नतीजे आए ही, लेकिन शाम को आने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के पहले तिमाही के नतीजे। क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है, बताने के लिए संदीप भी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए संदीप, क्या इस वक्त जीआरएम्स पर किस तरीके की पोजीशन यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि साक्षी, जीआरएम्स यही एक आंकड़ा है जिसके ऊपर एनालिस्ट के खासतौर पे फोकस होगी, क्योंकि रिफाइनिंग सेगमेंट ही मेन इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूटिंग सेगमेंट है, जहां से मेजॉरिटी रेवेन्यू चाहते हैं। और इस बार नंबर्स में इसी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कमजोरी देखने मिल सकती है, जिसकी वजह से सीक्वेंशियल बेसिस पे स्टैंडर्ड मुनाफा करीब 10.5% के आसपास की गिरावट दिखा सकता है। 2 क्वार्टर से लगातार रिकॉर्ड प्रॉफिट की कंपनी क्लॉक करी थी, इस बार थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकता है। अगर आप सिंगापुर मार्जिन की बात करें तो $3 के आसपास की कमी वहाँ देखने को मिली है, लेकिन रिलायंस के मार्जिन में इतनी बड़ी गिरावट नहीं आएगी। लेकिन नो डाउट इस बार थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा। $10.8 के मुकाबले 9.5 से $10 के आसपास कुछ जीआरएम्स है वो देखने को मिलेंगे। एक तो जो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स अगर आप डीजल को छोड़ दें तो उनको जो क्रैक्स है उनमें गिरावट देखने को मिली है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक जो इन्वेंट्री गेन का आंकड़ा है वो भी इस बार प्ले आउट होता नजर आएगा। करीब $1.5 के आसपास के जो गेन्स है इन्वेंट्री फंड पे देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से रिलायंस के जो मार्जिन हैं वो शायद इतने ज़्यादा नहीं गिरते हुए नजर आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा सेगमेंट है पेटकेम, वहाँ से कुछ थोड़ी सी पॉजिटिव राहत देखने को मिल सकती है। चाहे मार्जिन की बात करें, चाहे वॉल्यूम्स की बात करें, दोनों बड़ा देखने को मिलेगी। और पॉलीमर्स और पॉलीएस्टर दोनों साइड के जो मार्जिन में इजाफा होगा वो कहीं ना कहीं रिफाइनिंग सेगमेंट की जो नेगेटिविटी है उसे थोड़ा कुछ हद तक कम करेंगे। लेकिन रिफाइनिंग सेगमेंट का जो कंट्रीब्यूशन आय में वो काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से पेटकेम में जरूर जो बढ़त आ भी रही है, जो पॉजिटिविटी आ भी रही है, वो शायद पूरी तरह से जो रिफाइनिंग सेगमेंट का कमजोर प्रदर्शन है उसे खत्म ना कर पाए, जिसकी वजह से इस बार हमारा ऐसा अनुमान है कि मुनाफे में और साथ ही साथ मार्जिन में एक डेंट देखने को मिल सकता है। तो एक जो रिकॉर्ड मुनाफे का जो एक 2 क्वार्टर से सिलसिला चल रहा था रिलायंस इंडस्ट्रीज में, वो शायद इस बार खत्म हो सकता है और कमजोर सेट ऑफ नंबर सीक्वेंशियल बेसिस पे मुनाफे के फ्रंट पे कंपनी
अच्छी रिपोर्ट कर सकती है। राइट, प्रॉफिट्स में कहीं ना कहीं डेंट देखने को मिल सकता है, ऐसा संदीप का मानना है, और देखने को मिलेगा आज शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक ये नतीजे आ सकते हैं। और सबसे बड़ी कवरेज रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों पर आप देख पाएंगे सिर्फ जी बिजनेस पर। तो शाम को आप बने रहिए हमारे साथ।